नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी वर्ड 360 यूट्यूब चैनल पर। आज हम उदारवाद का अर्थ, स्वरूप, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उदारवाद को अंग्रेजी भाषा में लिबरलिज्म कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। यह लैटिन भाषा के लिबरालिस शब्द से संबंधित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। उदारवाद का जन्म यूरोप में हुआ। उदारवाद का जन्म 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुआ। उस समय यूरोप का नैतिक पतन हो चुका था। चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। राजा और पोप दोनों निरंकुश थे, लोगों पर शासन करते थे। वे लोगों को ईश्वर के नाम से डराते थे। पोप कहता था कि व्यक्ति दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा है। उनके पापों को मिटाने के लिए पोप को ईश्वर ने धरती पर भेजा है। उसी समय यूरोप में एक महान विद्वान जॉन लॉक का जन्म हुआ, जिन्होंने यह कहकर तहलका मचा दिया कि सभी व्यक्ति पैदाइशी समान हैं। जॉन लॉक ने कहा कि सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने धरती पर भेजा है, केवल राजा और पोप को अकेले नहीं भेजा। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। वह अपना अच्छा व बुरा स्वयं सोच सकता है। जेम्स प्रथम ने कहा कि अगर राजा बुरा है तो भी व्यक्ति को राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई बुरे कार्य किए होंगे। इसलिए उनके लिए ईश्वर ने ऐसा बुरा राजा है वो धरती पर भेजा है। तब जॉन लॉक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पैदाइशी अच्छा या बुरा नहीं होता, सभी व्यक्ति समान हैं। अतः हम पर शासन करने का अधिकार उसी को है जिसकी हम सहमति दें। तो फिर राजा ने कहा कि फिर राज्य और समाज की क्या आवश्यकता रहेगी। तो बेंथम ने कहा कि समाज है वो व्यक्तियों का केवल योग मात्र है, तो और राज्य का काम है सिर्फ अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करना। अब थोड़ी उदारवाद की परिभाषा देख लेते हैं। लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं, बल्कि मन की एक आदत है। रिचर्ड बेहम के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। एक्कर के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट व सुनिश्चित व्याख्या करने का प्रयास करेगा। अब उदारवाद का जन्म यूरोप में होने के क्या कारण हैं। यूरोप में सर्वप्रथम धर्म सुधार आंदोलन हुए। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप नए नए आविष्कार हुए। यूरोप में उद्योग धंधों का विकास हुआ, संचार के साधनों का विकास हुआ, जिसके कारण नगरीकरण हुआ। और नगरीकरण जहाँ होगा वहाँ पे स्वतंत्रता भी ज़्यादा होगी। यूरोप में सर्वप्रथम वणिकवाद के स्थान पर पूंजीवाद आया, और यूरोप में सर्वप्रथम मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसके कारण सर्वप्रथम यूरोप में ही उदारवाद का जन्म हुआ। इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहा जाता है, और जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। और जॉन लॉक की पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट उदारवाद की बाइबल पुस्तक कही जाती है। अब जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहने के क्या कारण हैं। जॉन लॉक मानव को सद्गुणी मानता है। जॉन लॉक सहिष्णुता पर बल देता है, निजी संपत्ति का समर्थन करता है, संसदीय शासन का समर्थन करता है। जॉन लॉक सरकार को भी किसके प्रति उत्तरदायी ठहराता है, जनता के प्रति। जॉन लॉक जनता को क्रांति का अधिकार देता है। अगर राजा अच्छा कार्य नहीं करता तो जनता हो क्रांति कर उसको बदल सकती है। जॉन लॉक 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का विचार रखता है। अब हम थोड़ा उदारवाद की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। बारबारा गुडविन के अनुसार उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक व स्वायत्त है। सरकार व्यक्तियों की शांति और समझौते पर आधारित है। उदारवाद संवैधानिक और विधि के शासन में विश्वास करता है।
उदारवाद चयन की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, जिसमें सरकार के चयन भी शामिल है, यानी जनता है वो सरकार का चयन कर सकती है। उदारवाद की अवसर की समानता, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता में विश्वास रखता है। अब उदारवाद के प्रकार। सबसे पहले परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? नकारात्मक उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद, चिर सम्मत उदारवाद, उदात्त उदारवाद, मुक्त बाजार उदारवाद, अहस्तक्षेप उदारवाद, व्यक्तिवादी उदारवाद। ये सभी परंपरागत उदारवाद के अन्य नाम हैं। और इनके समर्थक कौन कौन हैं? जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जेम्स मिल, बेंथम, थॉमस पेन, जेफरसन हैं वो परंपरागत उदारवाद के समर्थक हैं। अब परंपरागत नकारात्मक उदारवाद की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। नकारात्मक उदारवाद के अनुसार व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, वह अपना अच्छा व बुरा सभी सोच सकता है। लेसे फेयर के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, वो जो भी करेगा अपने विवेक के अनुसार करेगा। योग्यता पर बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है। और राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन है वो नकारात्मक उदारवादी करते हैं। नकारात्मक उदारवादी राज्य को व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। आवश्यक इसलिए कि वह बाहरी आक्रमणों से हमारी रक्षा करेगा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखेगा, और बुराई इसलिए कि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। तो नकारात्मक उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, तार्किकता पर अत्यधिक बल देता है। लेकिन 19वीं शताब्दी आते आते नकारात्मक उदारवाद जब अपने चरम पर था तो उसमें अनेक कमियां महसूस होने लगी और चारों तरफ आर्थिक असमानताएं फैल गई। समाज दो वर्गों में बंट गया, गरीब और पूंजीवादी। नकारात्मक उदारवाद के विरोध में नया विचारधारा आई, मार्क्सवाद, जिन्होंने नकारात्मक उदारवाद को लोगों की नज़रों में गिरा दिया। और मार्क्सवाद का प्रसिद्ध नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार है। इससे क्या हुआ? इससे लोगों है वो मार्क्सवाद की तरफ बढ़ने लगे और नकारात्मक उदारवाद को अपमान की दृष्टि से देखने लगे। तब उदारवादियों ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, उसे हम सकारात्मक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, लोक कल्याणकारी उदारवाद, संशोधनवादी उदारवाद कहते हैं। इनके समर्थक हैं जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, होबहाउस, लास्की, मिकाइवर, लिंडसे, बार्कर और कोल। सकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं हैं। सकारात्मक उदारवाद योग्यता के साथ साथ आरक्षण पर भी बल देता है। सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने की छूट देता है। राज्य जनता की भलाई के लिए व्यापक कार्य कर सकता है। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं मानता बल्कि कल्याणकारी संस्था मानता है। तो व्यक्तिवाद में जब लोकतंत्र को शामिल किया तब सकारात्मक उदारवाद की विचारधारा आई, और उदारवाद में जब समाजवाद को शामिल किया तब लोक कल्याणकारी राज्य बना। जे.एस. मिल पहले नकारात्मक उदारवादी थे, बाद में सकारात्मक उदारवाद को अपनाते हैं। गरीबों के लिए भूमि सुधार के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर बल देते हैं। यानी जे.एस. मिल हैं वो पहले सकारात्मक उदारवादी माने जाते हैं। इसीलिए जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक कहा जाता है। यानी उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? जॉन लॉक को। और सकारात्मक उदारवाद का जनक जे.एस. मिल को माना जाता है। लेकिन सकारात्मक उदारवाद का विस्तृत रूप से वर्णन टी.एच. ग्रीन ने किया था। उन्होंने राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया और उन्होंने 3 सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया, जो है अज्ञानता, दरिद्रता व नशाखोरी। इस प्रकार उदारवाद ने व्यक्ति
को स्वतंत्र रूप से जीना सिखाया और व्यक्तियों की तार्किकता का समर्थन किया और कहा कि सभी व्यक्ति समान हैं। आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।